नमस्कार, गांव के लोग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। आमने सामने के आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं स्वतंत्र पत्रकार विजय विनीत। विजय विनीत हिंदी पत्रकारिता में ऐसा नाम है जिसने अपने पत्रकारी जीवन का अधिकांश समय ग्रामीण और बहिष्कृत समाजों के लिए समर्पित किया है। साथ ही ये अनेक अखबारों में काम कर चुके हैं, सीनियर एडिटर और संवाददाता के रूप में। आज वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहे हैं। स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हुए इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी योगदान दिया है। इनकी कई किताबें आ चुकी हैं, जिनमें बनारस लॉकडाउन, बतकही बनारस की प्रकाशित हो चुकी है और कई किताबें अभी लाइन में हैं। हमारे बीच वो मौजूद हैं। आइए जानते हैं आज पत्रकारिता को किस नज़रिए से देखा जाता है। विनीत जी, गाँव के लोग चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आप पत्रकारिता से कैसे और कब जुड़े। शुक्रिया। गांव के लोग चैनल के दर्शकों का आभारी हूं और मैं बताना चाहूँगा कि गांव का मैं रहने वाला हूं और गांव से निकल करके मैं बनारस आया और यहाँ एक लंबे संघर्ष के बाद मैं पत्रकारीय क्षेत्र में मुकाम हासिल कर सका। कब आप गांव से निकल कर ये बात करीब 83 की है, जब मैं यहाँ आया और पढ़ने के साथ साथ मैं लिखना शुरू किया। अच्छा। और उसके बाद उसी दौरान मैंने एक छोटा सा कैमरा खरीदा और यासिका का उससे रिपोर्टिंग करनी शुरू की और खुद फोटोग्राफी करता था और लिखता था। BHU से पढ़ाई की? नहीं, मैंने पहले हरिश्चंद्र से किया, फिर काशी विद्यापीठ में आ गया और काशी विद्यापीठ में मैंने कोई पत्रकारिता का कोर्स नहीं किया। उस समय BHU के अलावा विद्यापीठ में पत्रकारिता का कोर्स नहीं था, तो सोशल वर्क और राजनीति शास्त्र वगैरह लेकर के मैंने पढ़ाई की। और लेकिन ये है कि पढ़ाई में मेरा उतना जोर नहीं था जितना कि पत्रकारिता में था। और मैंने इतना ज़रूर किया कि मैंने भाषा पर अपनी कमांड रखने के लिए मैंने व्याकरण भी पढ़ा और ढेर सारी किताबें 12-14 घंटा मैं पढ़ता रहा लगातार और देखता रहा कि अखबारों में या मैगजीनों में किस तरह की रचनाएं छपती हैं, उनका कंटेंट किस तरह का होता है और कितने मजबूत कंटेंट को वो लोग किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। इन चीज़ों को मैंने बहुत गहराई से देखा और पढ़ा और मेहनत किया। 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे पढ़ना, फिर फील्ड में रहना। और उस दौर में सिर्फ टाइप की हुई ही रचनाएं ली जाती थी, हाथ से लिखी हुई रचनाएं कम ली जाती थी। तब जब हम लोग भेजते थे, उसके बाद जब फ्रीलांसिंग धीरे धीरे शुरू किया तो दिल्ली प्रेस की मैगजीन उस समय निकलती थी, गृह शोभा निकलती थी, सरिता निकलती थी, मुक्ता निकलती थी और उधर कादम्बिनी निकलता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान था और धर्मयुग वगैरह था। तो धीरे धीरे हम लोग उसमें लिखने लगे और उस दौर की जितनी मैगजीनें निकलती थी उसमें हम लोग छपना शुरू किए। धीरे धीरे ये लगा कि एक नाम उसी दौर में हम लोगों का खड़ा हो गया कि ये अच्छे लेखकों में से हैं, युवा लेखकों में हम लोगों की गिनती होने लगी। लेकिन ये एक बहुत कठिन बात मैं बताना चाहता हूँ कि उस दौर में खासतौर पर गांव के पत्रकारों को, गांव के लड़कों को पत्रकारिता करने का अवसर ही नहीं मिलता था। आमतौर पे जो पहले से बैठे हुए लोग, एक जो ट्रेडिशनल तरीके से पत्रकारिता करने वाले लोग अपने कुनबे के लोगों को ही पत्रकारिता के क्षेत्र में ले आते थे और उन्हीं को स्थापित करते थे। दूसरे लोगों के लिए दरवाजे बंद थे, खासतौर पे दैनिक अखबारों में। लेकिन जब हम लोगों ने इतना काम किया और लगा कि बदलाव का जब दौर शुरू हुआ, तब उस दौर में लोगों ने हम लोगों को चिन्हित किया और ये समझा कि इनके अंदर भी टैलेंट है और इनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसी दौर में हमारे एक यूँ कह लीजिए कि गुरु थे बच्चन सिंह जी, और उन्होंने मुझे काफ़ी प्रश्रय दिया, हमारी रचनाओं को, आर्टिकल्स को ढेर जगह छापना शुरू किया। उसके बाद उनके प्रयास से ही मैं लखनऊ दैनिक जागरण में मैं पहुँचा और उस समय के संपादक, बहुत खुर्राट संपादक हुआ करते थे विनोद शुक्ला जी, और उन्होंने मुझे अपने यहाँ नौकरी दी। ये बात 1988 की है।
और 1988 के बाद मैं 1 साल करीब रहा, तभी लखनऊ की लॉन्चिंग शुरू हो गई और लखनऊ संस्करण बरेली की लॉन्चिंग शुरू हो गई और बरेली में दैनिक जागरण का नया एडिशन खुलना था। तो 4-5 बड़े पत्रकारों को शामिल किया गया वहाँ लॉन्चिंग एडिशन में जाने के लिए, काम करने के लिए। उसमें एक नाम मेरा भी था और हम लोग गए और उस दौर में जाते ही मुझे एक बड़ा टास्क दिया गया और वहाँ जब मैं पहुँचा तो उस समय दंगा हो गया था और उर्दू के सवाल पे, भाषा के सवाल पे बदायूं में ये दंगा हुआ और वहाँ की संस्कृति, शकील बदायूं जी को तो आप जानती ही होंगी और कितना उन लोगों ने देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के लिए काम किया और उनकी नज़में कितनी पढ़ी जाती हैं आज भी। लेकिन उस शहर को भी दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था और अपने निजी स्वार्थों के लिए, राजनीतिक स्वार्थों के लिए। उसमें हमने करीब 1 महीने तक लगातार रिपोर्टिंग की और काफ़ी चुनौती भरी पत्रकारिता किया। उसके बाद दैनिक जागरण ने मुझे वहाँ बरेली में ही रोक लिया और मुझे एक बड़ा टास्क दिया आतंकवाद का। उस दौर में सिख आतंकवाद शुरुआत हो रहा था, घटनाएं हो रही थी और सिख आतंकवादियों का जो पंजाब में जो खालिस्तानी आतंकवाद था वो छलक कर तराई में आ गया था। वहाँ मैंने लंबे समय तक, करीब 3-4 सालों तक हमने पत्रकारिता किया और उम्मीद है कि तराई में होने वाली हर सिख आतंकवाद की घटनाओं को मैंने कवर किया। और उसके बाद मुझे अमर उजाला ने ऑफ़र दिया, मैं अमर उजाला ज्वाइन किया। अमर उजाला में करीब 9.5 साल तक रहा और अमर उजाला के 4-5-6 नए संस्करण जो आए उसको मैंने लॉन्च किया और लॉन्चिंग एक्सपर्ट के तौर पे मुझे भेजा गया था उस दौर में और काम किया। और फिर हम बनारस आए 2001 में और करीब 2012 तक हमने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम किया और उसके बाद जन संदेश टाइम्स में पहुँचे। वहाँ हमने अपने साथियों के साथ अभी 9 साल गुजारे हैं। अब मैं स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने बहुत सारे अखबारों में काम किया है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, और अब स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। तो दोनों में क्या आपको फ़र्क दिखाई देता है और आप इस क्षेत्र में क्यों आ गए? देखिए, ऐसा है कि अब पत्रकारिता है ना, अब व्यवसाय में बदल गई है। जब हम लोग काम करते थे उस समय एक एथिक्स था पत्रकारिता का और एक सिद्धांतों और मूल्यों की पत्रकारिता होती थी। अब क्या है कि कारोबार की पत्रकारिता हो गई है कि बिजनेस कैसे जुटाया जाए। और जब कोई भी मिशन जब प्रोफेशन में जब बदल जाता है तो अपने मूल तत्व को ख़त्म कर देता है। उसी तरह से आप देख रही होंगी कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है अब वो सत्ता के इशारे पर नाच रहा है, उसका कह लीजिए नाड़ा बन करके काम कर रहा है, उसका भोपू बना हुआ है ना। और ऐसे दौर में हमारे जैसे पत्रकार काम नहीं कर सकते हैं उन मेन स्ट्रीम की मीडिया के साथ जुड़ करके, क्योंकि हम लोग जन सरोकारों के लिए काम करने वाले लोग हैं और गांव के लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं और हमने गरीबों, समाज के आखिरी लोगों के लिए हमेशा काम किया है। और जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसके लिए, समाज के आखिरी आदमी के लिए उन अखबारों में अब जगह नहीं है। आप देखती होंगी कि इनके बारे में न तो कोई आर्टिकल छपते हैं, न रचनाएं छपती हैं। हाँ, सोने चांदी, गहने, स्कूल वाले जो बाजारवाद कह लीजिए जो पत्रकारिता में आया है, उस बाजारवाद में अब हम लोग इस मेन स्ट्रीम की मीडिया के साथ फिट नहीं बैठते हैं। तो ये जो अखबारों में आम आदमी गायब हो गया, जैसा भी आपने कहा, उसमें सोने चांदी की जानकारी रहेगी, कॉरपोरेट घरानों की ही खबरें रहती हैं, आम आदमी वहाँ से गायब हो गया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि अब पहले अखबार के मालिकों का एक मिशन होता था कि समाज को अच्छी जानकारी देना, समाज को भाषा का ज्ञान कराना। आपने देखा होगा कि अखबारों से अब प्रूफ रीडरों का कंसेप्ट गायब हो गया है। अच्छा। और संपादन भी अब नहीं के बराबर रह गया है। अब तो कच्चा माल ले आइए और आप एक सेट पैटर्न है और उस सेट पैटर्न पे आप लिखिए कम, दिखाइए ज़्यादा। एक नया नज़रिया पेश किया है कि लिखिए नहीं, अब दिखाइए। तो अब लिखा नहीं जा रहा है, अब दिखाया जा रहा है। जब दिखाने का दौर जब तक चलेगा
तब तक विचार कहाँ वहाँ पैदा होंगे। अच्छा, पहले के पत्रकारों में एक विचारधारा होती थी, वो अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध रहते थे। अभी जैसे आपने बताया कि सामाजिक सरोकार उनके ख़त्म हो गए हैं, वो कठपुतली बन गए हैं, तो इसका भी क्या कारण है? देखिए, कठपुतली बनने का एक बड़ा कारण ये है कि हमेशा जब तक अखबार के मालिक नहीं बदलेंगे पत्रकारिता कठपुतली बनी रहेगी। होता क्या है कि अखबार के मालिक अभिव्यक्ति की आज़ादी की अलमारी उतना ही खोलता है जितना उसको रास आता, जिससे उसका काम धंधा रोजगार, और जितने बड़े अखबार वाले हैं उनके मालिक हैं, उनके सिर्फ काम अगर सिर्फ पत्रकारिता होता तब तो समझ में आता। आपने देखा होगा कि अब जितने अखबार के मालिक हैं उनके 10 बड़े धंधे हैं। कोई कोल माइन में लगा हुआ है, तो कोई स्कूल चला रहा है, तो कोई अस्पताल चला रहा है, कोई IT सेक्टर में जा रहा है, और बिना इन धंधों को चलाने के लिए ये एक टूल्स के रूप में अखबार का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए विचारधारा गायब होती जा रही है। अब वहाँ पूरी तरह से व्यवसाय है, और अखबारों के सामने अगर कोई पत्रकार सच लिखने की भी कोशिश करता है तो उसी दिन वो पैदल हो जाता है। तो पत्रकारों को अपने बच्चों का, ऐसा नहीं है कि पत्रकार नहीं चाहते हैं कि हम सच लिखें, चाहते हैं, उनके अंदर उनके दिलों में एक तिलमिलाहट भी होती है कि हम सच लिखें, सच बोलें, लेकिन एक हौसला इसलिए नहीं होता कि उनको अपने परिवार को देखना होता है, और जिस दिन वो सच लिखना शुरू करेंगे उसी दिन वो सड़क पर आ जाएंगे। इधर हिंदी अखबारों में जो रिपोर्ट्स आती हैं और अंग्रेजी अखबारों में जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें बहुत अंतर होता है। अंग्रेजी अखबारों की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें जो फैक्ट होते हैं वो बहुत सच के नज़दीक होते हैं, वो खुलकर सरकार का विरोध करते हैं, अधिकतर अखबारों में देखा जाता है। लेकिन हिंदी अखबारों में इस तरीके की चीज़ें गायब हो गई हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा नहीं है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया को भी देखिए और हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह को देखिए, उनका भी पैटर्न हिंदी अखबारों से मिलता जुलता हो गया है। अब वो भी भोपू बन गए हैं। ऐसा नहीं है, अगर कुछ अखबारों को देखिए जैसे टेलीग्राफ वगैरह है, वो थोड़ा सच लिखते हैं, हिंदू है, और बाकी अंग्रेजी अखबार भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, वही भोपू बने हुए हैं। हिंदी में एक भी ऐसा अखबार मुझे नहीं लगता कि होगा। नहीं, देखिए, हिंदी में अखबार नहीं है, लेकिन तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां जन सरोकारी पत्रकारिता हो रही है, जन सरोकारों के लिए लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, और काम भी किया जा रहा है। एक बात और बताइए कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना ज़्यादा है, लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, तो दोनों में किस जगह पत्रकारिता करना ज़्यादा आसान है? देखिए, ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है कि ग्लैमर है, क्योंकि वो दिखता है ना, लेकिन वो जितना दिखता है वो बुलबुले तो पानी में बहुत दिखते हैं, है ना, लेकिन साफ पानी, अथाह पानी दिखता नहीं है। लेकिन जो एक कह लीजिए कि जो विचार है वो प्रिंट मीडिया में ही उपजता है ना। आप बुलबुले तो आप देख सकते हैं, लेकिन उससे आपका दिमाग, आपकी सोच नहीं बदलने वाली है। तो मेरा ये ख्याल है कि सोच को बदलने के लिए अगर आप बदलना चाहते हैं और नए पैटर्न पे आप पत्रकारिता करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में करियर बहुत छोटा होता है। लंबे समय तक आप वहाँ अपने को टिका नहीं पाते हैं, और कुछ ही पत्रकार ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर अच्छे काम करने वाले हैं, जैसे अजीत अंजुम है, विशाल शर्मा है, विनोद दुआ है, ये लोग थोड़ा सा, और रवीश जी हैं, इन लोग अच्छा काम किया इन्होंने और इसीलिए ये जाने जाते हैं। लेकिन ये सब जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ये वाले चैनल यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब चैनल में ही इनका आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये चूंकि सच लिखने वाले लोग हैं, जब सच पूंजीपतियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको अपना बाजार, अपना दुकान चलानी है। जब किसी की दुकान पर आघात लगता है, जब कोई दुकान पर हमला हो जाए, और सरकार आज अभिव्यक्ति का गला घोटना में सरकार सबसे आगे निकल गई है ना। और अगर आप लिखते हैं तो एक विंग ऐसा है जो ये पड़ताल करता रहता है कि देखो कौन सा पत्रकार देश का जो सरकार के खिलाफ लिख रहा है,
उसको उसका गला घोट दो। ये बहुत तेजी के साथ एक ट्रेंड चला हुआ है हिंदुस्तान में, जबकि अमेरिका में हम लोगों ने जाकर के देखा है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका दो खेमों, वहाँ भी खेमे हैं अमेरिका में, है ना, कि एक सरकार के फेवर में एक सरकार को, लेकिन इस तरह का नहीं है कि वो जो फेवर में नहीं लिखता उसका गला घोट दो। ये इंडिया में ही ये शुरुआत बड़े तेजी से, खासतौर पर पिछले 4-5 सालों में मोदी के कार्यकाल में हुई है। और जो अच्छे लिखने वाले लोग हैं वो बेदखल कर दिए गए बड़े बड़े संस्थानों से। अगर आप देखें तो अभिसार शर्मा जैसे, अजीत अंजुम जैसे लोग आज अपने, अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये लोग भी पैदल रहते, है ना। तो उनको एक मंच मिला वहाँ अपनी बात करने का। जी जी जी। इधर भी श्रम कानूनों को बहुत लचीला बना दिया सरकार ने और वहाँ भी कुछ कहने की स्थिति नहीं बची है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा है कि श्रम कानूनों को इसलिए लचीला बनाया गया क्योंकि ये जो सरकार है वो उसका मेन टारगेट उद्यमियों, कारपोरेटरों को आगे बढ़ाने का है। और जिनके दम पर ये सरकार आई है उनको वो खाद पानी दे रही है ना। ये दौर भी आया है, ये दौर भी लंबे समय तक नहीं चलेगा, वो भी बदलेगा। अगर गुलामी आई है तो आज़ादी भी आएगी, तो वो दौर भी खत्म होगा। आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आ जाएगा। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ था तो पूरा देश, जब भाजपा के उस समय भाजपा पूरे अपने वेद में थी, उस समय लोगों ने कहा कि अब दूसरी कोई पार्टी नहीं आ सकती है, कहाँ है विपक्ष। अभी लोगों को लग रहा है कि विपक्ष है ही नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगा, है ना। अब आना शुरू हो गया है। और देखिए, असली पत्रकार वो है, सत्ताएं देखिए हमेशा बदलती रहती हैं। असली पत्रकार वो है जो किसी भी सत्ता की जो बुराइयां हैं, उसके जो आडंबर हैं, उसके जो घोटाले हैं, उसका जो प्रपंच है, अगर समाज के सामने अगर पत्रकार नहीं लाता है तो ऐसे पत्रकार समाज में स्वीकार नहीं किए जाते हैं, न अस्थायी रूप से लोगों के दिलों में उपस्थित हैं। अभी आपने सब बताया कि सामने लाना होगा उन चीज़ों को, तो जो खेती किसानी का काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, वो मुख्य धारा की पत्रकारिता में उतने ही हैं जितना पत्रकार चाहते हैं या कॉरपोरेट चाहता है। तो ऐसे में उनके जो दुख दर्द हैं या उनकी जो परेशानी है, उनके संघर्षों की रिपोर्टिंग जो वो कर रहे हैं, इसके पीछे वो उस तरीके से सामने नहीं आ पा रहा जो वास्तव में है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं कि आज अगर उठा करके आप देखें, चाहे दिल्ली, लखनऊ में, तो आंचलिक पत्रकार ही टिके हुए हैं, खासतौर पे हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में, और वो ही लोग हैं। लेकिन चूंकि वो गवर्न होते हैं एक ऐसी संस्था से जो नहीं चाहता है कि उनको वो कंटेंट नहीं चाहिए, उनको मुनाफे वाला कंटेंट चाहिए, जो उनके बाजार को, उनकी दुकान को एक शिखर पर पहुंचाने वाला कंटेंट चाहिए। अगर आप देखिए तो ढेर सारे अखबार और चैनल अंबानी के हो गए, उन्होंने खरीद लिया। उनको लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो होना मेरे पास जरूरी है, वो खरीद करके न्यूज 18 चला रहे हैं, देखिए, है ना। और क्या है कि इस तरह से तमाम उनके पास चैनल हैं और मीडिया को अपने हाथ में मुट्ठी में लिए हुए हैं। वो जैसा चाहते हैं उनकी धारा के विपरीत एक शब्द लिख नहीं सकते। तो क्या है कि लेकिन गांव के लोग जैसी भी संस्थाएं काम कर रही हैं, खासतौर पे साहित्य के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में, इनके भी प्लेटफॉर्म, जैसे आपका प्लेटफॉर्म है गांव के लोग, वो सच लिखने का हिम्मत तो जुटा रहा है। तो ये जरूरी है कि ऐसे लोग आए जो सच है लिखने का हिम्मत दिखाएं, हौसला दिखाएं, और सरकार को आईना भी दिखाएं कि तुम जो करना चाहते हो जनहित के खिलाफ, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाने वाली ताकतें हैं और रहेंगी। आपको पेरिस, नॉर्वे और भारत में भी कई सम्मान मिल चुके हैं। हमारे दर्शकों को उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, ऐसा है कि कोरोना काल में मुझे 3 बड़े अवार्ड मिले दुनिया के, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो दुनिया में दुनिया के 180 देशों में करीब प्रेस फ्रीडम
का इंडेक्स तैयार करता है और बताता है कि अभिव्यक्त की आज़ादी किन देशों में कितनी है। उस संस्था ने कोरोना काल में दुनिया के करीब 30 संस्थाओं और व्यक्तियों का एक चिन्हांकन किया, एक सर्वे किया। उसमें भारत से 2 लोगों का नाम उसने अपनी सूची में शामिल किया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने कोरोना इन्फॉर्मेशन हीरोज़ का खिताब उन्होंने दिया। इसमें एक बायर के संपादक को, एक मुझे। इसके अलावा नॉर्वे ने भी मुझे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार दिया। पिछले साल पंडित कमलापति त्रिपाठी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार भी मुझे मिला। और देखिए, पुरस्कार कोई मायने नहीं रखता है, और जब तक आपको समाज का आखिरी आदमी पुरस्कार नहीं देगा, उन्हीं पुरस्कारों में एक वजन होता है, एक वजूद होता है। जो लोग सिर्फ पैसे के लिए या ग्लैमर सरकारी, मैंने कभी कोई सरकारी पुरस्कार नहीं लिया। कई बार मौके भी आए, मैं कभी गया नहीं। मैं उनके ढांचे में फिट होना नहीं चाहता हूँ। मैं उनकी सुविधाओं को अवेल नहीं करना चाहता हूं। जो सरकार गरीबों का खून चूसने वाले सरकारें हों और पत्रकारिता और उसके मूल्यों को का गला घोटने वाले सरकारें हों, उन सरकारों का पुरस्कार लेकर के क्या फ़ायदा? जबकि हमारा मिशन, मेरी ज़िंदगी का एक मिशन है कि समाज के आम आदमी के लिए काम करना है। और ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने जो मुहिम शुरू किया है कि हमें दबे कुचले और ऐसे समाज के लोगों और किसानों, खासतौर पर किसानों के लिए काम करने की बहुत ज़रूरतें हैं। अभी देखिए, जिस तरह से किसानों का देश भर में दमन हो रहा है ना, कितनी बड़ी चुनौतियाँ किसानों के सामने खड़ी हुई हैं। सरकार को दिख नहीं रहा है, लेकिन आज किसान डरा हुआ है, सरकार के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आखिर कब तक जुबान बंद रखेगा? कभी तो मुंह से आवाज़ तो निकलेगी ना। तो जो एक लक्ष्य है जीवन का, जो पत्रकार जिसके सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है, जिसका कोई विजन नहीं है, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, उन पत्रकारों से, बिना दांत और नख के पत्रकारों से उम्मीद मत पालिए कि वो समाज को बदलने के लिए काम करते हैं। वो सिर्फ अपने पेट के लिए काम करते हैं और उनको डर लगता है। वो हमेशा खौफ की ज़िंदगी जीते हैं कि अगर हम बाहर कर दिए गए अखबारों से तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, है ना। वो कह लीजिए कि उनकी दशा तो उन गांव में सबसे जो निम्न स्तर के जो जातियां हैं समाज के आखिरी, उनसे भी बुरी स्थिति है उनकी, क्योंकि वो डर करके काम तो नहीं करता, जीता तो नहीं है डर करके, कांपता तो नहीं है। लेकिन अखबारों में काम करने वाले जितने पत्रकार हमेशा कांपते रहते हैं कि साहब कोई नोटिस ना आ जाए। एक साल के, आपने कहा ना, एक साल के अनुबंध पर पत्रकारों को ठेके पर रखा जा रहा है। और कारपोरेट जब से हिंदुस्तान में आया तब से जितनी यूनियनें थीं सब खत्म हो गई, है ना। तो ये सरकारें जब आ जाती हैं सत्ता में और जब झूठे सपने, झूठे ख्वाब दिखाना शुरू करती हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसी सरकारों को लाने के लिए पब्लिक ही तो जिम्मेदार है। जब ले आई है तो उसका दंश भी उसे ही भुगतना होगा और लड़ना भी होगा। अगर जब छटपटाहट होगी तब समझ में आएगा। आज नौकरियों का जो दावा किया गया था, आज कितने लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि मिड डे मील में खाना बनाने वाली महिलाओं को 8-8, 9-9 महीने से उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। और बड़े बड़े जिनकी तनख्वाहें 5-5, 6-6, 10-10 लाख रुपए हैं, वो लोग चैन से जीत रहे हैं। यही अगर आप देखिए तो सांसद और विधायकों का वेतन कितना है, और वेतन किसका रोका जाता है? वो खाना बनाने वालों का, जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खाना, मिड डे मील का खाना बनाने वाली आशा बहुओं पर अभी पिछले दिनों लाठीचार्ज हुआ, उनके हाथ पैर टूट गए। तो जो छोटा तबका है वो सरकार के टारगेट पे है। हमें लगता है कि सरकार चाहती है कि ये तबका ही खत्म हो जाए। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये तबका भी देखने को ना मिले। और देखिए, जो गांव में है, अगर आप देखिए किसानों की स्थिति क्यों खराब है। सरकार के का सॉफ्ट टारगेट है सरकार, वो किसान। अब जितना सेचुरेशन, फ्रिज टीवी बनाते बनाते ये कारपोरेट कंपनियों का ध्यान ये समझ में आया कि आखिर ये फ्रिज और टीवी कितने दिन तक बनाएंगे। अब फ्रिज तो हर आदमी रोज नहीं खरीदता है, टीवी रोज नहीं खरीदता है, एसी रोज नहीं खरीदता है।
तो उसका ध्यान आया कि अरे यार, ये खेती तो हर साल होती है, अन्न तो हमेशा आदमी को चाहिए, तो वो प्रोडक्ट करो। इसके लिए इन लोगों ने ऐसे कानून बनवा दिए। तीनों कानून अगर आप उठा करके देखें, किसानों के को लेकर के तीनों बिल लाए गए, जो वो तीनों बिल पूरी तरह से किसानों की कमर तोड़ने वाले बिल थे, जिसमें किसान न तो कोर्ट में जा सकता था, न अपने जमीन पर दावा कर सकता था, और वो अपनी ही जमीन पे, अगर आप अपने घर का कोई काम करते हैं तो कोई बुरा नहीं मानता है, लेकिन आप जब दूसरे के यहाँ वही काम आप करते हैं तो ये माना जाता है कि अरे आप उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो सरकार चाहती थी कि जो कारपोरेट है उनकी ये किसान गुलामी करें, वो अपना काम ना करें, वो ना बता सकें कि ये मेरा अपना काम है, वो गुलाम बनाने की ये तैयारी है। और इसीलिए ये तीनों कृषि बिल लाए गए हैं। और जो आज किसान, आपको लगता है कि किसान आंदोलन क्या खत्म हो गया है, या जो किसान नहीं बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि खदबदाहट है सीने में, वो आपके खौफ के चलते, आपके हंटर, आपके डंडे, आपकी पुलिस, आपकी गुंडागर्दी की वजह से आप चुप है किसान। अब समझ लीजिए, जो वैचारिक रूप से जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा हुआ तबका, वो जानता है कि कृषि कानून अगर देश में लागू किया गया, अब देखिए सेव की दुनिया में सेव का उत्पादन होता था, अब जितना सेव आ रहा है उस पर अडानी की मुहर लग करके आ रही है। और जब कारपोरेट खेती शुरू हो जाएगी तो चावल गेहूं पर भी अडानी अंबानी के मुहर लग करके आया करेगा। वो आप खरीदेंगे, उनके जर खरीद गुलामों की तरह से काम करेंगे। जैसे गुलामी का दौर अंग्रेजों के दौर में था, वही उसी का बदला हुआ रूप हमारे सामने फिर आएगा। फिर हमें एक आज़ादी की लड़ाई फिर शुरू करनी पड़ेगी। आज देश का जो जागरूक किसान है वो खड़ा होकर के सामने है और चुनौती दे रहा है। इतना आसान नहीं है कि वो दब जाएगा। अब तीनों कृषि कानूनों को मतलब समझिए कि आप कहते हैं कि समर्थन मूल्य पर हम सबकी अनाज खरीद लेंगे। अगर उठा करके आप आंकड़े देखिए तो किनका अनाज बिकता है? सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में धान, चंदौली और गाजीपुर के लोग पैदा करते हैं। इनमें सिर्फ 5.5% किसानों का अनाज ही समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती है। बाकी लोगों को अगर 1940 रुपया अगर समर्थन मूल्य है और किसान 1100-1200 रुपए में अगर अपनी उपज बेच रहा है तो कितनी शर्मनाक बात है। और वो कैसे जिएगा? सरकार ने कभी सोचा है? चलो ठीक है, आप एमएसपी कुछ ना करे सरकार, आप 100% खरीदने की गारंटी तो ले लो। क्यों नहीं लेते भाई? किसानों को आप डीजल पहले सस्ते रेट पर मिलता था, अनुदानित दर पर, वो नहीं मिलता है। बिजली का आप रेट लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। यूरिया खाद, डाई का आपने इतना दाम बढ़ा दिया है कि आदमी छटपटा रहा है। तीसरी बात, आपने गांव के युवाओं को डेवलप करने के लिए, उनको खेती का अवसर मुहैया कराने के लिए कोई प्लेटफॉर्म आपने नहीं दिया। जितने बड़े बड़े कारपोरेट घराने थे उन युवाओं को ले करके अपने यहाँ मकानों में, जितने वहाँ लेबर क्लास के लोग थे उनको ले आकर के आपने शहरों में बैठा दिया। कहा कि नहीं अब ये शहरों में काम करेंगे, और गांव खाली हो गए। अब गांव में लेबर नहीं है और आप सरकार कहती है नहीं साहब पराली नहीं जलाएंगे, आप पराली जलाएंगे तो आप जेल चले जाएंगे। अगर आप उठा करके देखिए, किसानों पर पिछले साल 800 से ज़्यादा FIR दर्ज किए गए, इसलिए कि पराली जलाने पर, पॉल्यूशन पैदा करने पर। क्या उत्तर प्रदेश में इसी भाजपा सरकार ने एक भी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की? किसी भी एक भट्टे के खिलाफ कार्रवाई की? भट्टे में जिगजैग प्रणाली कितने भट्टों में लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी, क्या उनको बंद कराया गया? तो किसानों की पराली तो सबको दिख जाती है। अब भट्टों की चिमनियों से जो धुआं निकलने वाला पार्टिकल्स है, जो मतलब सबसे जहरीला पार्टिकल्स है, सबसे बड़े पैमाने पर लगातार उगलने वाला पार्टिकल्स है, लोगों के कलेजे को, फेफड़े को छलनी कर रहा है, वो नहीं दिख रहा है लोगों को। दिखता क्या है? किसानों की पराली दिखती है। उनको जेल भेजा जाता है, उनके खिलाफ FIR होता है। तो सारा का सारा जुल्म और ज्यादतियां किसानों पर हो रही हैं, गांव के मजदूरों पर हो रही हैं, है ना। और धोखाधड़ी करने वाले, फर्जीफिकेशन करने वाले लोग सुरक्षित हैं।
आज अभिव्यक्ति पर इतना खतरा है, तो ऐसे समय में पत्रकारिता और पत्रकारों का क्या भविष्य है? देखिए, अभिव्यक्ति सरकारें चाहे जो भी हों, सत्ता जब भी रही है, सत्ता चाहे आज भाजपा की है, उससे पहले सपा की थी, उससे पहले कांग्रेस की है, सत्ता नशीली होती है ना। और सत्ता के घोड़े पर जो सवार रहता है उसका दिमाग हमेशा ठनका रहता है ना। और जब दिमाग ठनका रहता है तो सच दिखना बंद हो जाता है किसी भी आदमी का। वही स्थिति मौजूदा दौर में है कि दिमाग ठनका हुआ है ना। जो सत्ता है, और ऐसा नहीं है कि नई सरकार आएगी उसका दिमाग ठनका नहीं रहेगा। वो मीडिया जो आता है उसका सबसे बड़ा टारगेट होता है कि मीडिया को यार अपने चंगुल में ले लो, उसको कठपुतली बना दो, उसको पपेट बना करके रखो, है ना। वो जितना सरकार चाहे उतनी आज़ादी के अभिव्यक्ति की अपनी अलमारी खोलने दे अपने मालिकों को। आपने देखा होगा कि जिन जिन पोर्टलों, चैनलों, अखबारों ने सरकार के खिलाफ बोला एक शब्द या थोड़ा सा सच लिखने का हिम्मत जताया, उनके क्या हुआ? छापे पड़े, है ना। ताबड़तोड़ ईडी के छापे, कहीं सीबीआई के छापे, कहीं आयकर के छापे लगातार पड़ रहे हैं। आप मतलब कि सरकार कोई भी हो, सबका चरित्र एक जैसा है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, सब एक जैसे हैं। आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि मैं इस सरकार के सच को क्यों उजागर कर देता हूं। इससे पहले जब मायावती की सरकार थी तब भी मैंने उसी तरह की पत्रकारिता की। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी उस सरकार के जितने गलत कार्य थे उसको भी मैंने उसी प्रमुखता के साथ उठाया। और आगे भी जो सरकारें आएंगी वो सच तब भी लिखा जाएगा। और प्रतिपक्ष के तौर पर मेरी कलम हमेशा वैसे ही चलती रहेगी, चाहे सत्ताएं जिसकी भी हो, जिसकी आज भाजपा की हो, कल सपा की हो या कांग्रेस की आएगी, तब भी उसी तरह से लिखा जाएगा। ये नहीं है कि किसी के डमरू बन करके या किसी का टूल्स बन करके हम काम करेंगे। आपने बहुत बेबाकी और साहस के साथ हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आमने सामने में अभी आपने विजय विनीत जी को सुना और देखा। इन्होंने बहुत बेबाकी के साथ पत्रकारिता के सच को उजागर किया। आने वाले दिनों में भी हम इस तरीके की बातचीत कई लोगों से करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।